पिछले 24 घंटे में सिंगापुर के नाम पर बड़ा विवाद और खूब राजनीति हुई है, लेकिन इस विवाद के बीच हम ये भूल गए कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा बच्चों को संक्रमण से बचाने का है। ये राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया से ही नहीं, देश से भी बच्चों पर अलर्ट करने वाली खबरें और आंकड़े आ रहे हैं। बच्चों के लिए घातक कोरोना वेरिएंट भारत में किस रास्ते से आएगा, इस पर किसी देश का नाम क्या लेना, क्योंकि सिंगापुर ने जिस वेरिएंट को वहां के बच्चों के लिए घातक बताया और जिस वेरिएंट पर ऐसा विवाद हुआ कि राजनीति और कूटनीति में कोई फर्क नहीं रह गया, वो वेरिएंट कहीं और का नहीं, कोरोना का वही वेरिएंट है जिसने दूसरी लहर में भारत में तबाही मचाई है। लेकिन बात न इस राजनीति की है, न इस कूटनीति की है, बात बच्चों को नए खतरे से बचाने की नीति की है, क्योंकि देश में ही इस पर चिंताजनक खबरें आ रही हैं। कर्नाटक में दूसरी लहर में ही बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। पिछले साल मार्च से सितंबर के बीच पहली लहर जब पीक पर थी, तो 10 साल तक की उम्र के बच्चों में संक्रमण के 19,378 केस आए थे और 11 से 20 साल के एज ग्रुप में 41,895 केस आए थे। लेकिन दूसरी लहर में 1 मार्च से 16 मई तक अकेले बेंगलुरु में ही 19,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। Reason why the number of cases is more in pediatric is because when compared to last year, the infectivity is much higher. Why the pediatric age group they are less susceptible to COVID is their innate immunity is much more higher, and also the second one is there is a recurrent infection, viral infection. Because of that, the immunity is much more better. The main reason being irresponsible behavior of the adults who are getting exposed, and these adults coming to the home and the children are getting exposed. Second important point is the variant of the coronavirus. So what we can do to prevent this one? Main thing is the responsible behavior of the adults and to teach the kids of proper hygiene and good hygiene, and maintain social distancing, appropriate usage of mask and all. यानी जब बच्चे दूसरी लहर में ही संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, तो तीसरी लहर के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये बच्चों के लिए कितनी घातक होगी। Virus has mutated. It is affecting younger and younger population, including younger adult, younger pediatric patients. In some of the patients, they are getting complicated, but most of the patients do have much more symptoms as compared to the last year. हालांकि अभी तक ऐसे पक्के आंकड़े या सबूत नहीं है कि भारत में दूसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हुई है या उनमें मृत्यु दर ज्यादा हुई है। लेकिन ये बात सरकार के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि दूसरी लहर में जितना बड़ों पर असर हुआ है, उतना ही बच्चे भी संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसीलिए ये चिंता की बात है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के काफी मामले आए हैं। ये खतरे की घंटी है और इसीलिए बिना देर किए बच्चों को बचाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। दिल्ली ने बच्चों के लिए अलग कोविड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इससे पहले महाराष्ट्र भी ये ऐलान कर चुका है। ओडिशा में भी बच्चों के मामले देखने के लिए नई कमेटी बनाई गई। यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्य भी तैयारी कर रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आने वाले वक्त में बच्चों पर संक्रमण का खतरा कितना बड़ा होगा, ये वायरस की म्यूटेशन पर भी निर्भर करता है। लेकिन इस खतरे को कम से कम कैसे किया जा सकता है, इसमें हेल्थ सिस्टम की तैयारी और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि खतरा बिल्कुल करीब है और दुनिया के दूसरे देश तो बच्चे के वैक्सीनेशन के बड़े कदम उठा चुके हैं, जबकि हम सियासी लड़ाई में ही अटके हैं। अब हम बात जब तीसरी लहर की कर रहे हैं,
इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त ये देखना कि बच्चों के लिए कितनी तेजी से भारत एक वैक्सीन बना सकता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर यूरोपियन नेशंस की बात करें, वहां पर बच्चों को वैक्सीन देने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। इसलिए राजनीति छोड़कर हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है। बेंगलुरु से नागार्जुन और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर में यूं तो तेज बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन अभी भी आपको बता दें कई इलाकों में हल्की बारिश जारी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है। खराब मौसम को देखते हुए कल मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के महीने में एक दिन में 35 साल बाद इतनी बारिश हुई है। ताउते तूफान और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में कल रात 8:30 बजे तक 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 मई 1976 को 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। यही नहीं, मई के तापमान ने तो करीब 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 16 डिग्री कम है। 1951 के बाद मई में पहली बार इतना कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली वालों को इससे राहत जरूर है। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आप जिस लोकेशन पे हैं, एक तो वहां की तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ ये बताइए कि फिलहाल दिल्ली वालों को तो ये राहत है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है, तो क्या आगे भी इसी तरह से बारिश होती रहेगी? देखिए श्वेता, जिस तरीके से कल बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक थमा नहीं है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त भी जो है वो जारी है। इस वक्त हम प्रगति मैदान के अंदर मौजूद है। हालांकि यहाँ बारिश बेशक रुक गई है, लेकिन जो नई समस्या खड़ी हुई है दिल्ली वासियों के लिए वो वाटर लॉगिंग है। कई इलाकों में पानी का जल भराव जो है वो होना शुरू हो गया। प्रगति मैदान की आप तस्वीरें देखेंगे कि सड़कें जो है वो पानी से इस वक्त लबालब हो चुकी हैं और यही स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो मौसम विभाग की माने तो बारिश की संभावनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल इस वक्त जो है वो छाए हुए हैं। उम्मीद यही है कि फिर एक बार बारिश जो है वो फिर से दिल्ली एनसीआर के अंदर इसी तरीके से बनी रहेगी और लोगों को राहत के साथ साथ इस तरीके की मुसीबत का सामना भी जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय है और जिसकी वजह से बारिश की संभावना जो है वो ज्यादा और बढ़ती हुई नजर आ रही है मौसम विभाग के अनुसार। बिल्कुल, लेकिन सामान्य यातायात जाहिर सी बात है लॉकडाउन की वजह से उतना ज्यादा लोगों का निकलना नहीं हो रहा है, तो थोड़ी राहत की बात जरूर है। हाँ, जो अपने पर्सनल व्हीकल से लोग निकल रहे हैं सुशांत, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो, उन्हें दिक्कत आ रही होगी। देखिए जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन जो जरूरी कामकाज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं उनको इस मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कई इलाकों के अंदर अगर बात की जाए खास करके ईस्ट दिल्ली के और इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली के इन तमाम पार्ट्स के अंदर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या ज्यादा, क्योंकि ये लो लाइन एरियाज है और यहाँ पर जल भराव ज्यादा जल्दी होता है और हर साल इसी तरीके की स्थिति जो है वो जितने भी लो लाइन एरियाज है, वो कश्मीरी गेट, मोरी गेट का इलाका हो, सिविक सेंटर के आसपास का इलाका हो, पुरानी दिल्ली के इलाके हो, यहाँ पर निकासी की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, जिसकी वजह से और हर बार हालांकि बरसात के मौसम में सुशांत ये देखा जाता है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में क्या है हाल, बता रही है हमारे संवाददाता अनीशा माथुर। अरब सागर में साइक्लोन ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में भी तूफानी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं और नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो हवाएं पानी लेकर आती हैं, मॉनसून, प्री मॉनसून जिनको कहते हैं, वो भी आनी शुरू हो गई है। इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर राज्यों में पिछले 48 घंटों में काफी बारिश देखने को मिली और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीबन लगातार बारिश हुई है। हालांकि आज सुबह से कोई बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली में 24 घंटा बारिश के साथ साथ ये जल भराव देखना को कई जगह पर मिल रहा है। हम इस वक्त हैं हौज रानी एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर काफी हद तक पानी भरा हुआ है और इस जल भराव की वजह से कुछ गाड़ियां भी खराब हैं। लोग जो आ जा रहे हैं वो किस तरह से पानी के बीच में से जा रहे हैं और इस तरह का जल भराव दिल्ली में कई जगहों पर देखने को
पिछले 24 घंटों में मिला है, क्योंकि नालों की सफाई अभी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू नहीं हुई है। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक। और इस बीच आपको बता दें कि देश के पश्चिमी इलाकों में ताउते का खतरा टलने के बाद पूर्व से एक नया खतरा दस्तक दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक नए तूफान को लेकर चेतावनी दी गई है। इस तूफान का नाम यास है, जिसके निशाने पर खास तौर पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। सवाल ये है कि आने वाला ये नया तूफान कितना खतरनाक है। यास नाम का ये तूफान ताउते से शक्तिशाली है या फिर कमजोर, और इससे कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। तूफान जिसने इस 5 मंजिला इमारत की जड़ें हिला दी और देखते ही देखते ये जमींदोज हो गई। ताउते की वजह से जब ये इमारत पहली बार हिली, तभी इसमें रहने वालों को बाहर निकाल लिया गया। इसीलिए जब ये ताज के पत्तों की तरह गिरी तो किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये इमारत तो सिर्फ उदाहरण है। ताउते तूफान ने गुजरात ही नहीं, देश के पश्चिमी इलाके की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। लेकिन जब ताउते तूफान दम तोड़ रहा है, तब क्यों ओडिशा में गुजरात जैसी तबाही का डर जताया जा रहा है? ये ताउते तूफान की गिरफ्त से निकले वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें नौसेना ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक नई जिंदगी दी। हो गया भाई, अपने आप नहीं था कि दोबारा हम लोग दुनिया में आ पाएंगे, लेकिन इंडियन नेवी का बहुत शुक्रगुजार हम लोग करते हैं। इंडियन नेवी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लोग दिख रहे हैं या फंसे हुए हैं, सेफ नहीं फंसते। नौसेना ने जिस वक्त ताउते तूफान में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया, तब तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। नौसैनिकों को अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था, फिर भी भारतीय नौसेना कामयाब रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरब सागर के बाद नौसेना को अब बंगाल की खाड़ी में भी ऐसा ही खतरनाक ऑपरेशन अंजाम देना पड़ सकता है? ताउते नाम का तूफान अरब सागर में क्या उठा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात इसकी चपेट में आ गए। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ताउते की वजह से बारिश होने लगी। मई महीने में लोगों को गर्मी की जगह ठंड लगने लगी। लेकिन कोरोना संकट के बीच अब भारत को पश्चिम के बाद अपने पूर्वी हिस्से में भी एक नए तूफान से निपटना पड़ सकता है। इसे लेकर औपचारिक चेतावनी जारी कर दी गई है। ये नया तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इस नए तूफान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित होंगे। ये तूफान इन राज्यों से होता हुआ बिहार, झारखंड तक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस नए तूफान का नाम क्या है और ये कितना ताकतवर है? क्योंकि ताउते भले ही गुजरात से गुजर गया हो, ये राज्य इसके दिए जख्मों से पट गया है। ये देखिए, ये अहमदाबाद का एक अस्पताल है जहां 7वीं मंजिल पर कोरोना का इलाज करवा रहे मरीज अचानक ये सब देखकर डर गए। बारिश और तूफान की वजह से अस्पताल के आगे का हिस्सा भर भराकर कुछ इस तरह गिरा कि लोग सकते में आ गए। मरीजों को आनन फानन में वहां से हटाना पड़ा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अस्पताल का एक हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि इमारत के मलबे के नीचे कोई नहीं आया। इस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन ताउते तूफान ने अहमदाबाद को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया। दोपहिया चलाने वाले पैदल हो गए। तूफान की वजह से जगह जगह होर्डिंग उड़ने लगे। ऐसी तबाही गुजरात के अमरेली में देखने को मिली। घरों की छत उड़ गई, दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। अमरेली की सड़कों पर लोग कम और घरों की टीन ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ताउते तूफान भले ही गुजरात से राजस्थान की तरफ आगे बढ़ गया हो, लेकिन सूरत से राजकोट तक उसके दिए जख्म बिखरे पड़े हैं। गुजरात में ताउते तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। 100 से अधिक रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ और 2 लाख से ज्यादा पेड़ गिर गए।
जो ताउते से होने वाले नुकसान को बताने के लिए काफी हैं। ताउते की वजह से मंगलवार को राजस्थान के 15 जिलों में जोरदार बारिश होने लगी, जिसमें जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर शामिल है। बुधवार को बारिश प्रभावित जिलों की संख्या 15 से 20 हो गई। माउंट आबू में तो तूफान के सामने बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिन्हें हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान में ताउते की वजह से भारी बारिश होगी, इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। को सूचित किया जाता है कि कई शहरों में तो प्रशासन ने बाकायदा लोगों से घरों में रहने के लिए लाउड स्पीकर से ऐलान भी किया। रात्रि में समस्त पूर्ण निवासियों को सूचित किया जाता है कि सब अपने अपने घरों में रहे। आने वाले 24 घंटों में बहुत भारी तूफान आ रहा है। रात्रि में घरों के बाहर नहीं सोए, पशुओं को पेड़ के नीचे नहीं बांधे, बिजली के खंभों से और विद्युत की लाइनों से दूर रहे। अलर्ट की वजह से लोग तो घरों में कैद हो गए, लेकिन बेमौसम बारिश ने राजस्थान का हाल बेहाल कर दिया। शहरों में सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं। पाली से लेकर भरतपुर तक में बारिश हो रही है। राजस्थान जैसी बारिश और गुजरात जैसे तूफान की देश के पूर्वी इलाके में भी आशंका जताई जा रही है। इस बार नए तूफान का खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर है। 22 मई से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने लगेगा, जिसके बाद ये चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इस नए तूफान के 25 से 26 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराने की जानकारी है। आशंका है कि 27 तारीख को ये ओडिशा के चांदीपुर में टकरा सकता है। इस नए तूफान का नाम यास है, जिसका नामकरण ओमान ने किया है। अभी जो लेटेस्ट आया साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो केंद्रीय बंगोपसागर, ये उत्तर अंडमान सी जो है, उत्तरी भाग, अंडमान का उत्तरी भाग और केंद्रीय बंगोपसागर, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, तो ये 22 को बनेगा। तो 22 को शुरू हो जाएगा लो प्रेशर, 23 को डिप्रेशन और 24 या 25 को साइक्लोन की स्टॉर्म बन जाएगा और इनका नाम है यास। इस तरह पश्चिम में तूफान के खतरे से निपटने के बाद अब पूर्व में भी इसी तरह की चुनौती का देश को सामना करना पड़ सकता है, जिसमें नौसेना की भूमिका अहम होगी। ताउते तूफान में 4 जहाजों पर फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए नौसेना लगी हुई है। बार्ज P305 पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे, जिनमें से 184 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 89 लोग अब भी लापता हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर है, जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन तीसरे जहाज बार्ज SS3 पर 196 और चौथे जहाज सागर भूषण पर 101 लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें खोजकर बचाने का काम नौसेना कर रही है। और जहाज को हम यहाँ से सेल करके इंसिडेंट साइट पे ले गए थे। हमारे पीछे पीछे हमारी सिस्टर शिप्स भी आई थी, INS कोलकाता, तो कोची की तरह एक फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर है। और उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन और टाइम निकलता गया, हम इस ऑपरेशन को और बढ़ाते गए और आज की तारीख में 6 जहाज उस एरिया में सर्च कर रहे हैं। साथ में हमारे नेवल एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्च के लिए, और हमें मैरीटाइम या मर्चेंट मरीन से भी असिस्टेंस मिल रही है। करीबन 8 या 10 जहाज साथ में लगे पड़े हैं सर्च के लिए, और इंडियन कोस्ट गार्ड के भी 1-2 जहाज शामिल हैं। कोरोना महामारी में विदेशों से ऑक्सीजन की सप्लाई में भी नौसेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन ताउते तूफान के बाद यास नाम का तूफान नौसेना की जिम्मेदारी को आगे भी और ज्यादा बढ़ा सकता है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।